और बहुत स्वागत हमारे व्यूअर्स आप सभी का। आप देखते हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। बातें खुल्लम खुल्ला होती हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। आज बात राहुल गांधी की, और एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे भी। स्टूडियो में मेहमान आ चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं इस प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। आरती टीकू सिंह जी, आरती जी बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी भी आए, शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। एक सवाल सबके लिए सर, आप कहेंगे स्पेक्युलेटिव है, हम कोई ज्योतिषी थोड़े ही हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? राहुल गांधी क्या कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आप सबके मन में इसके अलग अलग जवाब होंगे, परिस्थितियों के हिसाब से भी होंगे। भाई ऐसी परिस्थिति होगी तो होंगे, ऐसी परिस्थिति होगी तो नहीं होंगे। मैंने सवाल क्यों पूछा, अब आइए हमारी स्क्रीन की तरफ दिखा दीजिए। राहुल जी को लगता है मैं प्रधानमंत्री होता अगर, कल से वो जो कह रहे हैं वो क्या है? एक लाइन में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि अगर ये वोट चोरी ना हो गई होती, जिसकी तथाकथित प्रमाण वो कल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और 3 भाषण दे चुके हैं कल से अब तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषण मिलकर, तो मोदी प्रधानमंत्री ना होते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि राहुल गांधी की एम्बिशन देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की है? या राहुल गांधी को काफी अरसे से लगता आ रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बन जाना चाहिए था अभी तक, ऐसा उनको लगता हो? इसमें भी मुझे लगता नहीं कि बहुत लोगों को डाउट होगा। स्वाभाविक सी बात थी, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी और मनमोहन सिंह जी ने एक बार ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि मुझसे अगर कह दिया जाए तो मैं राहुल गांधी के लिए जगह खाली कर दूंगा, वो आकर के प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसीलिए कल से जो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाता अगर ये वोट चोरी ना हुआ होता, तो ये वोट चोरी के कुछ फैक्ट चेक हमने भी किए हैं, आप लोगों ने देखे भी, बहुत शुक्रिया आपका, उसको बहुत लोगों ने व्यू किया, वो भी उनकी भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है हम उसकी भी बात करेंगे। देश में क्या वाकई वोट चोरी हुआ, इलेक्शन चोरी हुआ, इस पर बहस होगी ही। लेकिन हम सब सामाजिक प्राणी, क्या 2024 का लोकसभा इलेक्शन ऐसा इलेक्शन था जिसमें राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? मोदी को नहीं बनना चाहिए था, नहीं लग रहा था किसी को कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, वोट चोरी हो गया इसलिए बन गया। नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या नहीं बनना चाहिए देश में। ये जरूर है कि 2024 का इलेक्शन ऐसा था जो 2014-2019 के मुकाबले बीजेपी के लिए टफ इलेक्शन था। ये एनडीए के लिए टफ इलेक्शन था और नतीजे में बता दिया। वो अलग बात है कि नैरेटिव 400 पार का बन रहा था, लेकिन हकीकत जब आई तो कुछ और था। तो अगर चोरी ही करना होता उस तरह से तो फिर 400 पार ही होता, चोरी अगर करना होता मतलब। तो ये तो मैं नहीं कहता। हाँ, अगर मान लीजिए 25, 30, 40 सीटें बीजेपी की कम हो जाती, बीजेपी 200 पे आ जाती, तो दिक्कत होती बीजेपी को सरकार बनाने में। और जब बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कत होती तो कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। तब भी नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते, मेरी जहां तक अपनी समझ कहती है, उस समय जो है इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का ही बनता और संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे बनते। और क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी जो घटक दलों में, जो सारे जो घटक दल थे, उनमें जो एक्सेप्टेबिलिटी एज एल्डर मैन, एज ए दलित, फर्स्ट दलित प्राइम मिनिस्टर, ये नैरेटिव, ये सब मिलाकर के उनका चांस ज़्यादा बनता। राहुल गांधी उसमें उस भूमिका में रहते हैं, कॉन्शियस कीपर की भूमिका में, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ थी, चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनेंगे तभी, कभी भी अगर बनना, जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत अपने दम पर आ जाए, 272 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस या 250 प्लस भी आ जाए, तब बन सकते हैं वो। ये सवाल सर इसलिए मैंने किया, कोई मुझे 2024 का लोकसभा इलेक्शन नहीं डिस्कस करना आप लोगों के साथ, बात आगे की करनी है। क्योंकि लेकिन देश का जो माहौल होता है, हम सब कहीं ना कहीं तो उसको भांपने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। ये हमारा पेशा भी है, और राहुल गांधी का भी काम यही है, या मोदी जी का भी काम यही है। अब आपने बड़ा साफ साफ कहा, अगर रिगिंग ही करनी होती तो 400 की रिगिंग भी कर लेता करने वाला। फिर बनारस में मोदी जी की लीड 145, ये बात इसीलिए मैं थोड़ा इसलिए बार-बार कह रहा हूं, 400 क्यों? मुझे लगता है अगर रिगिंग करनी होती तो 272 ले आते, बिकॉज अपने दम पर ले। राहुल गांधी ने कल एक बात और कही थी, फैक्ट चेक पे आ रहा हूं, ये 2 मिनट दीजिएगा मुझे, कि हमेशा बीजेपी की जीत के कारण हमें बताए गए, अप्रत्याशित जीत के कारण, कि महाराष्ट्र में जीत गए क्योंकि वो सीधा पैसा महिलाओं के खाते में डाल दिया, या 2019 का इलेक्शन इसलिए जीत गए कि पुलवामा हो गया था, ऐसा हमको बताया। ऑल्दो ये कांग्रेस के लोग ही कहते थे। लेकिन क्या हमें कभी लगा ऐसा कि माहौल बन रहा है देश के अंदर की सत्ता जाने वाली है मोदी की? और अगर उन्होंने ये कहा कि सर्वे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बताते थे कि हम जीतेंगे, महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने कहा, या कर्नाटक के लोकसभा के लिए उन्होंने कहा कि हमें 16 सीट आनी चाहिए थी, आई नो,
तो बीजेपी कह सकती है हमें तो 400 आनी चाहिए थी, आई 240। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात ये कि इनफैक्ट सरप्राइज ये था कि यूपी में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। इनफैक्ट सबकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का जो मूवमेंट था वो फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन तक आ गया, और उसकी वजह से हमने देखा पूरा कंट्री जो है बहुत उत्साहित था। अलग अलग स्टेट्स में इनफैक्ट कई सारे लोग उस टाइम पे ये कह रहे थे कि साउथ का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया से जितने लोग अयोध्या गए और उसके बाद भी परफॉर्मेंस, जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बीजेपी का यूपी में था वो शॉकिंग था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। टफ इलेक्शन जरूर था 2024 का, लेकिन किसी ने ये ग्राउंड पे ये नहीं सोचा था कि बीजेपी 272 मार्क्स से नीचे आएगी। इनफैक्ट उस टाइम पे भी जब विश्लेषण हो रहे थे तो ये शॉकिंग ही था सबके लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की वेव है पूरी कंट्री में, किसी ने ये देखा नहीं कि वेव राहुल गांधी के लिए है। मैं तो पूछ रहा हूं क्या एंटी मोदी वेव थी? नहीं, एंटी मोदी वेव नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। नहीं, एंटी मोदी वेव नहीं थी, लेकिन प्रो मोदी भी नहीं थी। हाँ, मैं प्रो मोदी होती तो 273 का आंकड़ा पार कर जाती। थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर था, और जो कास्ट का पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हावी हुआ। और ये रिगिंग के आरोप को आप भी खारिज करती हैं? बिल्कुल। आपने पहले ही कहा। एक चीज और बताऊं आपको, शांतनु बजाने से पहले, जो टर्निंग पॉइंट था जी, टर्निंग पॉइंट था इंडिया और एनडीए के बीच में, वो नीतीश कुमार का पाला बदलना था। अगर नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते और कांग्रेस और बाकी पार्टियां उनको संभाल के रखती कोई बड़ी भूमिका देते तो शायद फिर परिणाम बदल सकते थे, क्योंकि बिहार आपका उसके नतीजे बदलते और उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ता कम से कम 10-12। ये मतलब कयास है, वो है पॉलिटिकल अलाइनमेंट पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात बेहतर हो गया था भाई। आप देखो ना, महाराष्ट्र में एनडीए हारा और उड़ीसा में स्वीप कर दिया। मैं फिर आ रहा हूं, तो ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। रिगिंग को आपने भी कहा कि भाई रिगिंग तो इस लेवल, मास लेवल पर रिगिंग का मैं अभी मुझे लगता नहीं। राहुल गांधी, ये बात प्रोग्राम में 2 लोगों ने कह दी। शांतनु जी, आप मैं डिटेल में आता हूं आपके पास, लेकिन रिगिंग को आप बिल्कुल नहीं मानते? सिरे से नकार। अब कल से जो राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन से बाहर खींचकर जनता के बीच में उनका इलाज करने की बातें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, ऐसे हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं कि देश को बांग्लादेश बना दो। ये इस बात से हुआ कि राहुल गांधी ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। शेख हसीना के लिए लोगों के मन में ये भावना आ गई तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी भावना आ गई तो लोगों ने वहां के राष्ट्रपति भवन पे जाके कब्जा कर लिया था। क्या कल से ये माहौल नहीं बन रहा देश के अंदर? बिल्कुल। देखिए और अब मैं फैक्ट चेक भी एक लगे हाथ ही बता दूं जी, 3-4 फैक्ट चेक हो चुके हैं कल से राहुल गांधी की बातों के, कुछ हमारे चैनल पर हुए हैं। एक पते पर 80 लोग माइग्रेंट वर्कर निकले, उस जगह जाकर जहां वो जिस पते पर रजिस्टर्ड थे, मकान मालिक से बात कर ली, इलाके के बीएलओ से जो लेडी अफसर थी उनसे बात कर ली। उन्होंने कहा ये माइग्रेंट वर्कर्स थे, आते हैं जाते हैं, एक बार में 80 लोग कभी नहीं रहते। एक आदमी जिसके 3 राज्यों में राहुल गांधी ने कहा कि वोट बने हुए हैं, उस आदमी ने फोन पर हमको बता दिया कि मैंने खुद अपने वोट बनवाए और पुराने वोट डिलीट भी करवाए, इलेक्शन कमीशन में खुद अपना डेटा अपलोड किया। मैं पहले लखनऊ में रहता था, फिर मैं मुंबई में रहा, फिर मैं बेंगलुरु में रहा। फैक्ट चेक नंबर 2। फैक्ट चेक नंबर 3, एक उन्होंने कहा कि फेसलेस लोगों के वोट बने हुए, जिनके चेहरे ही नहीं है, जिनकी फोटो ही नहीं है, ऐसे कुछ जो नंबर उन्होंने स्क्रीन पर कल दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो परिवार सामने आ गया। 4 लोगों का परिवार पूरा वोटर आई कार्ड लेकर के कि हम लेजिटिमेट वोटर हैं और हमारे आपने सीरियल नंबर ज्यादा था, सीरियल नंबर वगैरह दिखाए। नहीं, वो जितने भी थे उसमें से 4 लोग आए, जो जितने स्क्रीन पर दिखाया उसमें से 4 लोग आ गए कि आपने हमारे नंबर डिस्प्ले किए थे, हम वैलिड वोटर हैं। इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है या तो राहुल गांधी माफी मांगे देश से कि आपने लोगों को एक झूठा डेटा दिया और बरगलाने की कोशिश की, या वो शपथ पत्र भर के हमको दीजिए। जो आपने दावा मीडिया में किया है वो या तो मुझे ऑन ओथ हलफनामे पे दो, नहीं तो देश से माफी मांगो। क्या ये बात अब इस लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जानी चाहिए और ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी डेमोक्रेसी में जो उसका इलेक्टोरल सिस्टम वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम देखते हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जो हेराकरी होती है, इसलिए होती है कि भाई वोटिंग फ्रॉड बड़े लेवल पे हुए हैं और लोग सड़कों पे आते हैं। और यही
राहुल गांधी ने कई बार क्रिएट करने की कोशिश भी करी है, हर बार उन्होंने कोर्ट में तो मुकी खाई है, हिंडनबर्ग में, पेगासस में, राफेल के मामले में। तो ये फिर डेस्परेशन है, ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ डेस्परेशन है। जैसे आपने कहा बांग्लादेश की स्थिति क्रिएट करना, श्रीलंका की स्थिति करना, उन्हें लगता है मैं इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं पहुंच सकता, मैं इसी हेराक्री के प्रोसेस से पहुंच सकता हूं। और जो उनके आका हैं जो अमेरिका में बैठे हैं वो इसी तरह की राजनीति करवाते भी हैं और देशों में, तो उसकी तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो एक ऐसा चार्ज लगा के भाग जाएंगे जैसे आपका सफेद कुर्ता है, मैं मट्टी मार के फेंक गया, कुछ तो चिपकेगी, फिर हम आगे बढ़ जाऊंगा। राहुल गांधी ने एक मतलब बार वो खुद बोल रहे थे, statement दिया था। जैसे उन्होंने अनुज जेटली वाला स्टेटमेंट बोला, वो इस तरह के, मतलब वो कोई शर्माते भी नहीं उस पर। एक बार उनका आपको याद है मरने के आपको? बाद का राहुल गांधी ने ये नरेंद्र मोदी के लिए कहा था एक चुनावी रैली में कि देश के अंदर केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस की तीली लगाने की देर है। क्या ये वैसा ही काम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मैं कह रहा हूँ। इलेक्टोरल फ्रॉड की बात अगर आप एक थोड़ा सा अफवाह भी फैला दो तो आदमी का देश से, राजनीति से, नेताओं से, जो बॉलीवुड तो वैसे भी करता है, एक विश्वास हटता है। जैसे आपने कहा आग लगा दो और चार तथ्य आप ऐसे ऐसे फेंक दीजिए। राहुल गांधी का इतना स्टेचर तो है कि मीडिया उनको कवर करेगा ही, और बिल्कुल उसको कोर्ट में मेरे ख्याल से भाजपा या कोई भी दल उसको लेके जाएगा कोर्ट में, या फिर ईसीआई भी खुद लेके जाएगा, इलेक्शन कमिशन। जिस तरह के उन्होंने चार्ज लगाए बिल्कुल फ्रिवलेस है, वो देखने से पता लग रहे हैं कि प्राइमा फेसी वो डिफीट हो जाएंगे वो सारे चार्जेस। अब हो क्या गया, इलेक्शन होना ये चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, या तो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, नहीं तो इलेक्शन कमिशन राहुल गांधी को मैं सुप्रीम यही कोर्ट कहने वाला था मेरा। लेकिन हो ये रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कागज पे दो, नहीं तो माफी मांगो। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने तो संविधान की शपथ ली है, मैं सांसद हूं, किसी और किस हलफनामा देने की क्या जरूरत है, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मान लो मैंने ओथ पे कहा है। तो इसको किसी को इसे और गंभीरता से लेने की जरूरत है जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को चिंता होनी चाहिए कि उनका नाम इतना मलाइन कर दिया राहुल गांधी ने, और वो जो कल भी मैंने कहा कि डाउट क्रिएट करने की कोशिश करे, एनार्की का माहौल बनाने की कोशिश करे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस तरह के कैरेक्टर, पर्सनालिटी नहीं थे जब तक अरविंद केजरीवाल इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर नहीं आए। लेकिन उनको देखते देखते, उनकी नकल करते करते अब इनकी जो वो लाइन थी जो हर सांसद के पास होती है, आप ओथ लेते हैं तो लाइन भी ड्रॉ करते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं या आपके सपोर्टर्स इस तरह की बात करते हैं कि आग लगा दो, तो आप एनआरकी, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पे यकीन नहीं करते। आप इंडिया के इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन तो छोड़िए, आप इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं मान रहे। तो अगर आप वाकई सीरियस है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के लिए भी मुझे लगता है कि ये चुनौती है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी को कोर्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पूरे कंट्री का जो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहेगी कि ये चोरी वाला इलेक्शन था। अगर चोरी वाला था, क्या हमें मालूम है कि नेसेसरली ये चोरी बीजेपी ने की? ये भी तो हो सकता है कि उनकी 240 सीटें नहीं आई, किसी और ने चोरी की उनकी। नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि उन्होंने वो जो सैंपल उठाया वो कर्नाटका की एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का उठाया, तो वो जो बीएलओ होता है जिसके पास है वोटर एडिशन डिलीशन का, जिसके पास जिम्मेदारी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का आदमी होता है, नॉर्मली टीचर होते हैं वो। स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है। आपने अपने राज्य में ऐसा घोटाला होने दिया? नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसी से दांव पे नहीं लगी है। पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी राजनीतिक दल उस पर क्वेश्चन करते रहे हैं। थोड़ा पीछे जाइए, जेम्स माइकल लिंगदो क्रिश्चियन हैं और वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, वो भी चुनाव आयोग की ही क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई गई थी। और संडे में चर्च में जाते हैं, आरती जी को याद होगा, ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया था। 2009 में अडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठाया, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी, और उसके बाद लोकसभा में उस सरकार को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा अडवाणी जी ने, जिस पर हंगामा हुआ और बाद में वो रिकॉर्ड से निकाला गया। ये भी मतलब सब रिकॉर्ड, ये चीजें हैं, मैं तो हम लोग कवर कर रहे थे उसमें हाउस में। तो ये पहली बात, राहुल गांधी उसका और एक्सटेंशन आप मान सकते हो जो अपोजिशन का। उसके बाद लेकिन मुझे कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद लगातार चुनाव आयोग का जो रवैया रहा तारीखें तय करने में, इंतजार करता है कि प्रधानमंत्री जी सारी रैलियां कर लें तो हम तारीख अनाउंस करेंगे। राजस्थान के चुनाव का ये हाल हुआ था। बीजेपी आईटी सेल के जो है वो पता लगा कर्नाटक के चुनाव की तारीखें पहले डिक्लेयर करते हैं, चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो इन सब चीज़ों से लोगों में एक शक स्वभाव पैदा होना शुरू हुआ। फिर 2 चुनाव आयुक्त
अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं बिना, एक लवासा साहब और एक गोयल साहब। तो ये चीजें ऐसी लगातार एक बिल्टअप होती चली गई, जिससे चुनाव आयोग को लेकर के लोगों में शक शुबा पैदा हुआ। खासकर अब राहुल गांधी ने जो ये दिया मॉडल, ये सैंपल लेके जो आए 1 लाख, देखिए एक विधानसभा सीट में राहुल गांधी के बयानों की या उसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गंभीर मसला है। एक विधानसभा सीट में मैक्सिमम 6 लाख वोट होते हैं। 6 लाख में अगर 1 लाख वोटों में विसंगतियां हैं तो ये गंभीर मामला है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे बीएलओ हो, चाहे स्टेट इलेक्शन अफसर हो, चाहे नीचे का अफसर हो, वो पूरी जांच होनी चाहिए। और जांच, देखिए चुनाव आयोग तो पार्टी बन गया, इसमें चुनाव आयोग कोई भी जांच करेगा, ईमानदारी से जांच करेगा, लेकिन विपक्ष उसको नहीं मानेगा, वो फिर उसमें कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी निकालेगा। बेहतर यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, अपने तरीके से मॉनिटर करे और निष्पक्ष जांच करे। राहुल गांधी अगर गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और चुनाव आयोग अगर यहां गलती है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। जहां तक जाना चाहिए ना मामला, जाना चाहिए बिल्कुल, तभी तो सेट होगा कि, और तभी क्रेडिबिलिटी हमारे चुनाव प्रणाली की, जिस पे थोड़ा बहुत शक शुरू हो गया लोगों का, वो दुरुस्त होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग में हम लोगों को पार्टी नहीं बनना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड डिमांड कि मामला सुप्रीम कोर्ट इस पे एक निष्पक्ष इंक्वायरी करे, अपनी कमेटी बना के, जैसे पेगासस पे उसने की, वो इशू खत्म हो गया लगभग, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। हिंडनबर्ग वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल है। अभी भी इस देश के आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, उस पर किसी को डाउट नहीं है। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन जो आपने विसंगतियों वाली बात की थी, विसंगतियां हो तो ना, अगर हमारी जांच में हम तो क्या है, हम तो पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, और वही हमने किया। या हम यहाँ आपने 1 लाख में 4 निकाले, उन्होंने 542 में 1 निकाल दी, तो ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। हमने तो उन तथ्यों की जांच की या उन व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की जिनका जिक्र उन्होंने किया ऑन रिकॉर्ड। अब जैसे 40,000, और उसमें ये पाया गया। आपने 2 पॉइंट निकाले, एक वो 70-80 मकानों वाला जी, जिसमें है वो माइग्रेंट वर्कर वाला, और एक वो 4 परिवारों से बात की आदित्य श्रीवास्तव से, जो फॉर्म 6 का जो उन्होंने हवाला दिया, जिसमें करीब 40,000 वोटर ऐसे हैं जो 18 साल नहीं, 56 साल, 60 साल, 65 साल के हैं, वो सब फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं। क्यों नहीं हो सकते सर? इतने वोटर इतनी बड़ी संख्या में कैसे हो सकते हैं भाई? मैं 56 साल का फर्स्ट टाइम वोटर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 40,000 थोड़ी हो सकते हैं। उन्होंने कब कहा 40,000 56? नहीं, पूरी सूची इतनी बड़ी देख ली। नहीं, सूची बहुत बड़ी है। हाँ, सारे लोग अधेड़ उम्र के हैं। ये तो जब बीएलओ भर रहा है, देखिए अपवाद स्वरूप 1-2 आदमी ऐसे हो सकते हैं बहुत लिमिटेड कि जो 56 साल के उन्हें परिवार वोट डालने जाए। आमतौर पर तो ये चीजें जांच की हैं सर। मैं ये क्या आप अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा भाई उन्होंने एक निकाली, आपने 4 निकाली। द पर्सन, वो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट इवन लोकसभा, हाँ, उस लोकसभा के अंदर आने वाली 8 विधानसभाओं में से एक विधानसभा के डेटा को दिखा के देश की 543 लोकसभा सीटों के चुनाव पर सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, ये गलत है, ये मैं कह रहा हूं, उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन किया उन्होंने यही, ये गलत करना क्या और उस एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी जो दावे कर रहे थे वो कई गलत पाए गए। लेकिन उस एक विधानसभा के पूरे मामले की जो पेश किया उन्होंने केस स्टडी, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं जैसे देश की 5,000 सीटों में से एक सीट है वो। हाँ, नहीं। देश में करीब 5,000 विधानसभा की सीटें, उन्होंने एक सीट का दिया और उससे कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री होता तो, और मोदी का पूरा चुनाव खराब। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अगर आपको याद हो, एक चीज कहूंगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। 3 जून को जयराम रमेश ने कहा, जब चुनाव आने वाले थे उससे एक दिन पहले, कि अमित शाह ने 120 डीएम को फोन करें। उनसे कहा इलेक्शन कमीशन डेटा तो 1 हफ्ते में देता हूं, 1 हफ्ते क्या 18 हफ्ते निकल गए, कई महीने निकल गए। तो ये कांग्रेस की प्रणाली बन गई अब की, इलेक्शन कमीशन को 1-2 दिन पहले घेर लो, इलेक्शन कमीशन दबाव में रहेगा, और अगर हम हार गए तो जनता में ये चला जाएगा, देखो हम इसलिए हार रहे हैं। और ये भी बिल्कुल उसी का पैटर्न है। एग्जैक्टली कहा था उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ट्वीट करके, 120 डीएम्स को अमित शाह ने कॉल करे हैं, उनसे डेटा मांगा गया 120 का, उन्होंने कहा दूंगा, ये भी कहा मेरे पास डेटा है, दूंगा 1 हफ्ते में दूंगा, ऑन रिकॉर्ड का 1 हफ्ते में दूंगा। मैंने ही कई बार ट्वीट करा, आप दे रहे हैं क्या, आप दे रहे हैं क्या, दे रहे हैं क्या।
आज तक वो डेटा नहीं आया। तो ये तरीका बन गया है, तरीका बन गया। और जो आपने कहा अडवाणी जी की और जीवीएल नरसिम्हा की, देखिए उन्होंने बिल्कुल एक उसकी किताब मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि अगर आपको ईवीएम को सेव करना है तो उसको पेपर ट्रेल डालिए। उनका केवल ऐसा चार्ज नहीं था कि रैंडम उन्होंने कुछ बोल दिया, उनका पेपर ट्रेल लाइए जिससे पता लगे जो आपने वोट डाला मशीन है पता नहीं क्या बिहेव करे, पेपर ट्रेल से वैलिडेट हो जाएगी और पेपर ट्रेल आ गई। ये तो किताब में और पेपर ट्रेल आ गई। नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चार्ज लगाया था। लेकिन उनका सॉल्यूशन एक्सपेंड कर दिया गया ना बात। हाँ वो एक्सपेंड किया नहीं, हाउस में तो उन्होंने इलिजिटिमेट गवर्नमेंट कहा था। हाँ, वो बात हाँ एक्सपेंड की गई, उसमें चूंकि पूरा सत्ताधार खड़ा हो गया कि भाई आप एक गवर्नमेंट को कैसे इलिजिटिमेट कह सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं तो गलत है बिल्कुल। सेम हियर। तो मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मैं कहाँ उसको समर्थन कर, मैं खाली उस केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, उसकी जांच होनी चाहिए। सर अब इशू सिंपल है, आप चाहे कितना फैक्ट चेक करें, लेकिन उस तरफ से भी जो एलिगेशंस और एक्यूजिशंस आई है उसकी वजह से एक डाउट क्रिएट हो गया है और एक अथॉरिटी ही, एक इंस्टीट्यूशन ही उसको क्लियर कर सकता है, आप और मैं या कोई और नहीं कर सकता है। मुझे लगता है इसलिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट का या तो इंटरवेंशन हो या इलेक्शन कमीशन जाए कोर्ट या राहुल गांधी जाए कोर्ट। वो राहुल गांधी कभी नहीं जाएंगे। नहीं तो इलेक्शन कमीशन, हाँ वो तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो सीरियसली इलेक्शन कमीशन जाए, क्योंकि उन्होंने तो जो पॉलिटिकल गेम खेलनी थी वो खेल। जो हलफनामा भरने के लिए इलेक्शन कमीशन उनसे कह रहा है उसमें ये भी लिखा है कि ये चीज केवल हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकती है। चुनाव का नतीजा या चुनाव की प्रक्रिया हाईकोर्ट में ही चैलेंज की जा सकती है, हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। तो अगर तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है, फिर भी उनको जवाब तो मांगना चाहिए, तो फिर जवाब दिलवाना पड़ेगा। जो दिलवा सकती है एक ही अथॉरिटी, वो सुप्रीम कोर्ट। घूम फिर के वही आता है ना मामला कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुमोटो नोटिस लेना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन और वैसे एक चीज और है, एसआईआर का मामला ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें भी क्लब कर सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल, उसमें क्लब कर सकते हैं क्योंकि उसे लार्जर टॉपिक बना करके क्लब कर सकते हैं। तो और इससे एक चीज और है, राहुल गांधी के इस आरोप से एसआईआर की जरूरत और बढ़ गई है कि भाई अगर इस तरह गड़बड़ियां, मान लीजिए राहुल गांधी की बात मान लें, इस तरह गड़बड़ियां और भी जगह हैं, तब तो एसआईआर बहुत जरूरी है ना, ताकि सारी गड़बड़ियां खत्म हो, तो अगला चुनाव जो हो तो वोटर डेटा क्लीन अप होना बिल्कुल ठीक है, जो होता भी रहता है बीएलओ आता है आपके पास, और एक और टेक्निकल उसको और डेटाबेस और उसको और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें हम लोग भी बोल ही रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में या वोटर आईडीज के बारे में, वो तो ओवरऑल किसी से भी आप पूछिए तो ये कंप्लेंट्स तो जनरल पब्लिक की है, इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन सौरभ भाई वर्ड ओवर है। आपको पता है अमेरिका में जो पहला चुनाव हुआ उसमें अभी जो यूके में पहली बार वोटर आईडी कार्ड बने, वहां पे मैं यूके में ऑक्सफोर्ड में था तो वहां पे उसका प्रेजेंटेशन था, वहां वोटर आईडी कार्ड दिखाना बड़ी बात मानी जाती है, नहीं तो आप कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग हो जाएगी वहां आप देखो, तो वहां पे आप जाके कहते हैं कि आपने वोट करा और बस आप कह दे मैं आरती टिक्कू, बस दैट्स ऑल, यू विल बी बिलीव। अगर आप गलत पकड़ेंगे तब आप पे केस हो। शांतनु जो ट्रम्प चुनाव हारे थे फर्स्ट टर्म बाद, तो ट्रम्प ने लगातार बाइडेन पे यही लगाया कि साहब वो रिगिंग करके चुनाव, रिगिंग करके ट्रम्प तो आखिर तक रिगिंग करते रहे। अभी भी वो यही मानते हैं कि 2020 इलेक्शन चुराया गया, और जब ट्रम्प जीते थे तो डेमोक्रेट्स ने ये चार्ज लगाया था। उतना ओपन नहीं, मतलब कि कई स्टेट्स में वो बैलेट पेपर पाए गए, ये पाए गए, लेकिन ट्रम्प ने तो वोकली लगाया पूरा उसको लेकर। मैं अब दूसरी चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी बात में कहीं कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ा, जो वो कह रहे हैं उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि देखिए डेटा में ये जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है ये डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है या डेटा में डुप्लीकेसी है, डेटा में कुछ फ्रॉड नजर आ रहा है, यहां तक भी होते तो फिर एक बात होती है कि अच्छा भाई सवाल पूछ रहा है ये आदमी, बताओ भाई यू हैव ऑलरेडी रीच्ड अ कंक्लूजन इन योर माइंड दैट दिस इज इलेक्शन फ्रॉड एंड नॉट ओनली इन वन प्लेस, महाराष्ट्र हरियाणा सब जगह, तो आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हो ऑलरेडी। और उत्तर प्रदेश में नहीं करा है फ्रॉड, जहाँ पे भाजपा की सरकार थी, जहाँ पे मोदी जी हैं, वहाँ पे अमेठी में फ्रॉड नहीं करा, वहाँ पे रायबरेली में फ्रॉड नहीं करा, वहाँ पे काशी में फ्रॉड नहीं करा, जहाँ बीजेपी ने मतलब देखिए कहाँ इंसेंटिव कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में मुझे जीतना है, 72 सीटें जीतनी है, मेरे पास योगी मोदी की ब्रांड है, वहाँ पे मेरा इंसेंटिव है फ्रॉड करने का। कर्नाटका की वो चार्ज जो है ना कि गवर्नमेंट वोट चोरी, वो पब्लिक में नहीं टिकता है, क्योंकि इस तरह एग्जाम्पल आपको लग रहा है नहीं, वो इसलिए ये केस स्टडी पर तो लोग बोलेंगे भाई हाँ, लेकिन ये कौन मानेगा? मैं उस लार्जर चार्ज की बात, लार्जर चार्ज जो है भाई कि मोदी सरकार जो है ये फ्रॉड से बनी है। देखिए राहुल गांधी के जो समर्थक होंगे या अपोजिशन के जो समर्थक वोटर होंगे, जो देखिए इस देश में मान लीजिए जो 20% के आसपास वोट कांग्रेस को मिला है, या अगर इंडिया गठबंधन का वोट मान लें कितना 40-42% कुछ होगा, जो भी होगा वोट ज्यादा ही होगा,
तो सीधा सीधा नॉन मोदी वोट, नॉन मोदी या नॉन बीजेपी वोट जो है 55 से 60% होगा। 55-60% जो है उसमें हो सकता है ये बात बैठाने में वो लेकिन कामयाब हो इसमें जाए एक और- अपने वोटर में। So then is he doing a service to the country? इसमें एक और इम्पैक्ट ये होगा आरती कि जी, एक नहीं, सर्विस टू द कंट्री क्या है भाई? अपने वोटर में अगर वो बैठा रहे हैं, जैसे पहले बैठाया गया था कि भाई ये गवर्नमेंट इलीजिटेट है, वो उतना ढंग से नहीं बैठा पाए तो ये बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जांच अगर हो जाएगी, वो ज़्यादा बड़ी सर्विस होगी कंट्री के लिए कि वॉश आउट हो जाएगा मामला। नए वोटर्स मुझे लगता है और ज्यादा डिसइल्यूजन होंगे और उनको अगर ये लगेगा कि सारा ही फ्रॉड है, इलेक्शंस ही मैनिपुलेट होते हैं, तो वो इलेक्शन शायद वोट करने निकलेंगे क्या नहीं। राहुल गांधी जैसा एक लीडर तो ऑफ वोट ऑपोजिशन परसेंटेज पे को, असर पड़ेगा। बिल्कुल जैसे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बर्ताव या बिहेवियर होना चाहिए या कंडक्ट होना चाहिए, मैं कहूँ तो क्या वो लग रहा है आपको? वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो नया अवतार हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं या खासकर पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, वो अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। वो उनका स्टाइल सब कुछ चेंज हुआ है। अगर आप आज से 10-11 साल पुराने राहुल गांधी देखें और पिछले 10-11 साल वाला राहुल गांधी देखें, वो तो एग्रेशन बहुत है। हाँ, एक एग्रेशन तो आया है उनके स्टाइल में, और जिस तरह से वो रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं और वो चाहते हैं कि सड़कों पे आ जाए लोग, तो मुझे लगता है कि ये बहुत डिफरेंट है या एक्सपेक्ट नहीं करती मैं किसी भी सांसद से, किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही विल हैव टू ऑल्सो सिट बैक, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि इंडिया इतनी डिवर्स कंट्री है। इंडिया में रेवोल्यूशन नहीं होता है, इंडिया में एवोल्यूशन होता है। इंडिया में लोग बहुत सोचने वाले हैं, समझदार लोग हैं और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं या चेंज होते हैं। उनको अभी जिस तरह से उनका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ 2024 में, लेकिन जो एक्सेप्टेंस, वाइडर एक्सेप्टेंस की ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर है, बहुत मैच्योर लीडर है या सबको साथ लेने वाले लीडर है, वो लग नहीं रहा। वो रेवोल्यूशनरी और वो जो एक खास किस्म का यूथ डेमोग्राफिक है, उसको कहीं ना कहीं वो ज्यादा। क्या राहुल गांधी गिमिक्स या स्टंट्स पर अपनी पॉलिटिक्स को बेस करते हैं? चौकीदार चोर है मूवमेंट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, राफेल के वो नहीं हो पाया। पुलवामा पर एक दूसरा किस्म का डाउट क्रिएट करने की कोशिश की। फिर अदानी अंबानी हिंडनबर्ग, फिर पेगासस की मेरा फोन चुरा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलना, देखो मेरे फोन को हैक कर रखा है। अब ये बिल्कुल, और उनको लगता है कि ये एक चीज सब कुछ बदल देगी। और उनकी जो पिकअप लाइन होती है, अगर याद हो चुनाव के जस्ट पहले किसी ने पूछा आपकी कितनी सीट आ रही, तो उन्होंने कुछ सिद्धू मूसावाले के गाने को कोट करा। मतलब कौन सिद्धू मूसावाले जो बिल्कुल खालिस्तानी नॉन समर्थक था, उसके गाने को कौन कोट करेगा ना? मतलब इट्स अ वेरी, जैसे आरती ने कहा कि वो बड़ी रिबेलियन सी लाइन है, लोगों में स्टाइलिश लगूंगा मैं, यूथ में अच्छा लगेगा, उन्हीं को पता था, लोगों को खोजना पड़ा ये क्या है, तो पता लगा वो सिद्धू मूसेवाले का गाना है, उसको कोट करा उन्होंने। तो वो मुझे लगता है लाइमलाइट लेने के लिए कि भाई मेरी कुछ समय की लाइमलाइट है और मैं मुद्दे से अलग करूं। एक फ्लैशी सा पीपीटी जो शायद वो सामने प्रवीण बैठे थे, वो उनका डेटा देखते हैं, उन्होंने बना के दिया होगा उनको। प्रवीण चक्रवर्ती वही सामने बैठे थे, वो दिख भी रहे थे उसमें बैठे हुए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पक्का उनका बनाया हुआ है, वही वो डेटा साइंटिस्ट हैं उनके, वो शेयर मार्केट के बड़े व्यक्ति हैं वो, तो वो बना के देते हैं उसको, उनको एकदम से प्रभावी हो जाता है। उनका उसी तरह का ग्रुप है उसका जो बाहर से पढ़े में विदेश में, उन्होंने कुछ डेटा निकाला होगा, कर्नाटका में डेटा उनको आसानी से मिल गया होगा, उसको उन्होंने देखा होगा कहाँ पे मैं लूप होल निकाल लूँ और उस लूप होल को ऐसा दिखाऊं कि यही इसी का एक्सट्रापोलेशन करके पूरे देश में ही हो रहा है। तो वही करेंगे मेरे ख्याल से, जब तक उनके पास कोई, देखिए मतलब अगर वो व्यक्ति मेरे हिसाब से 2004 से 2014 के बीच में कृषि मंत्री बनता, ग्राम मंत्री बनता, रोज एक नए गाँव की खाक छानता। सब बड़े नेताओं के मंत्री बच्चे कुछ ना कुछ तो बनते हैं ना, वो तो कुछ बने ही नहीं कभी। उन्होंने कुछ कोई जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी, ऐसा कोई पद नहीं लेते हैं वो, क्योंकि उसमें फिर दिखाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। वो ये कीचड़ फेंको आगे बढ़ो, फिर कीचड़ फेंको आगे बढ़ो, कुछ तो चिपकेगी, कुछ तो मोदी पे चिपकेगी, वो मोदी पे नहीं चिपक पा रही, यही उनका फ्रस्ट्रेशन। लेकिन एक बात है, राहुल गांधी के भी व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं। एक तो ये शांतनु कह रहे हैं कि, दूसरा अगर आप कुछ और चीज़ें देखें, कुछ मामलों में वो बिल्कुल सही भी साबित हुए। नोटबंदी पे सबसे पहले उन्होंने कहा था कि नोटबंदी फेलियर होगा, आज बीजेपी भी उसका जिक्र नहीं करती नोटबंदी का। कोरोना पे सबसे पहले उन्होंने वार्न किया था और उस वक्त हंसी उड़ाई जा रही थी, सारे उसमें सरकार उड़ा रही थी, बाद में कोरोना हमने सामने देख लिया। तो ये जाति जनगणना अब तो सरकार मान गई,
जिसको कहा जाता था कि अर्बन नक्सल और देश को बांटने का, समाज को बांटने का, अब तो सरकार ने मान लिया जाती जनगणना। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मतलब हम लोगों को रखना चाहिए ध्यान में कि खाली नेगेटिव ही नहीं है कि एकदम बिल्कुल आप आपको वो साबित। इनफैक्ट जो इम्प्रूवमेंट हुई है और जो अपील मैं कह रही हूँ कि हाँ यूथ में उनकी एक अपील है, और जो हमने कल्चर, अर्बन कल्चर देखा है पिछले 10-15 साल या 20 साल में, वहाँ वो सर मुझे बात बताइए, अगर एक चीज आप बताइए, एक जो है यस और नो वाला, क्या कहते हैं उसको, रैपिड फायर, जिसमें यस और नो टिक करने होते हैं उसमें, एक याद रैपिड फायर, ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 10 हैं, ऑप्शन हाँ या नहीं, ऑब्जेक्टिव हाँ या नहीं है। अगर एक आदमी 10 के 10 ना लिख दे, कोई 2 तो ठीक हो जाएंगे, तो 3-4 तो ठीक हो जाएंगे ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस सरलीकरण से नहीं, राहुल गांधी ने अच्छा चाइना एग्रेशन बॉर्डर पे वो अब संयुक्ति हुई, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने 15 डिमोनेटाइजेशन खराब, जीएसटी खराब, इकोनॉमी डेड, जाति जनगणना, कोरोना उनको सबसे पहले दिख गया, मंदी आती सबसे पहले उनको दिख गई, उनको देश में हर नेगेटिव चीज आती पहले दिख गई। ऑपोजिशन है भाई, ऑपोजिशन है। मैं कह रहा हूं ना, जब आप हर चीज को नेगेटिव ही लेंगे, नहीं तो क्या कोरोना में कहते हैं कि नहीं कोरोना का स्वागत करो? नहीं तो ये दुनिया में कौन कह रहा था? कोरोना में तो यही बता रहे थे भैया, दुनिया में कौन ये कह रहा था कि भारत में कोरोना कभी नहीं आया? नहीं, भारत, आपको ट्वीट दिखाऊं उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के, कि राहुल गांधी को तो हर चीज में डर, ये तो डराने का काम कर रहे हैं लोगों को, और ये तो पब्लिक को, जबकि जब पहला केस आया था तो देखो, आपको अगर आप हम एनालिसिस, भारत सरकार सो रही है और राहुल गांधी को पता है सो कि नहीं रही कोरोना, देखिए एनालिसिस कैसे माना जा सकता है? एनालिसिस करिए तो कंप्लीट समग्रता में करिए, बिल्कुल तैयार हूं। 70-30 भी आदमी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, ये मान सकता हूं मैं कि हो सकता है 60% गलत हो, 40, लेकिन 40% को भी आपको देखना पड़ेगा। कोरोना में बिल्कुल सही बताया था, कोरोना में उनके पास कौन सा डेटा था? डेटा नहीं था, जो भी हो उनका तुक्का लग गया। आप कह रहे हो उसमें उनका तुक्का लग गया? तुक्का नहीं लग गया, उनके पास कोई बहुत बड़ा डेटा, नोटबंदी में तुक्का लग गया। उनका आज नोटबंदी के जिक्र उपलब्धियों को कोई सरकार नहीं करती। अगर किसी ने, देखिए, अगर बीजेपी के लोगों ने, इसीलिए उनके पास कोई डेटा हो कि महामारी बीजेपी का आदमी होगा, डेटा उन्होंने दिया कि जिस तरह अमेरिका में और चाइना में हो रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी का आदमी होगा, वो आप उसके सामने इस सरकार के 10 काम रखिए, वो 10 के 10 को अच्छा बताएगा। आप राहुल गांधी के सामने रखिए, वो 10 के 10 को खराब बताएंगे। मैं केवल ये पॉइंट कह रहा हूँ, बट क्योंकि वो बताएंगे अपोजिशन के लोग खराब, मैं कह रहा हूँ उसमें उनकी कोई खास विजडम झलकी हो, मैं वो तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। विजडम इसलिए झलकी कि कोरोना उस वक्त भारत में वाकई उसको लोग खतरा नहीं मान रहे। आप मुझे बताइए, दुनिया को क्या, नोटबंदी, देश को राहुल गांधी की विजडम अब नजर आ रही है क्या इस मोमेंट के बाद? आएगी आपको लगता है? मुझे लगता है एक दो ओकेजन्स पे राहुल गांधी, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने, वेदर ये ऑपरेशन सिंदूर था या उससे पहले एक आध ओकेजन पे रशिया को लेकर, इनफैक्ट गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सेम था। तो मुझे लगता है बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, वो ऑपोजिशन का रोल जो उनका है वो कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में तो तारीफ की थी उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति की। रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते ऐसा लगता है सब लोगों को, मतलब यहाँ बैठी जूली को कि भाई 24 में तो ऐसा माहौल नहीं था। 24 में तो माहौल, एक तो ये जवाब हो गया। अब ये इस सवाल का जवाब किसी और दिन, कि क्या राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो किसी और दिन, जी, फिर तैयारी करना समय जिस दिन कांग्रेस 272 सीटें जितने काबिल हो जाएगी, 250 सीटें उस दिन वो उन्होंने राजीव गांधी के चुनाव के बाद फुल मेजॉरिटी जिस दिन कांग्रेस को आएगी उसी दिन, उस फुल लगभग पूर्ण मेजॉरिटी 240 तक जब पहुंचेंगे, वो फिर किसी और। अभी तो ये देखना है इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के पीछे अगला जो बार है वो कौन चलता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका, आरती जी बहुत शुक्रिया, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका।